स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट सॉल्यूशन के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो क्या है। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.06 ग्राम पर ml इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर एंड द डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड। KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल में, वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। वेंटो फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम KA से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर KF की वैल्यू भी गिवन है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूट है ये क्या एसिटिक एसिड होगा और सोलवेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया गया 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व किया गया और यहाँ पर एसिटिक एसिड की डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल में हमने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वेंटो फैक्टर निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो 1 बाय 1 हम निकालेंगे इनको। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो सोल्यूट और सोलवेंट हैं उनका एक्चुअल मास डायरेक्ट गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे उनका एक्चुअल मास पहले निकाल लेंगे क्योंकि वो आगे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सोल्यूट है हमारे पास एसिड है उसका वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है। इन दोनों को यूज करके एसिटिक एसिड का हम क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना एसिड का 0.6 ml गिवन है। ठीक है, ml है यहाँ पर, और डेंसिटी कितनी है ये 1.06 ग्राम पर ml है। ठीक है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, मास डिवाइड में वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या निकालना है, इसका एक्चुअल मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यहाँ पर डेंसिटी कितनी है पुट कर देंगे, 1.06 ग्राम पर ml है यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना है 0.6 ml है। ml से पर ml कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.636 ग्राम आ जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया, इसका एक्चुअल मास निकाल दिया, एक्चुअल मास ऑफ एसिड। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे W2 से, हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्चुअल मास निकाल दिया, ये डायरेक्ट गिवन नहीं था न्यूमेरिकल में, डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, वाटर का भी यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर दे रखा है। ये किसके लिए था, फॉर सोल्यूट के लिए था ये तो। ठीक है, ऐसे ही हम किसके निकालेंगे लिए, फॉर सोलवेंट के लिए यहाँ पर निकालेंगे, मतलब वाटर के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। यहाँ पर भी हमने क्या निकालना है, उसका एक्चुअल मास निकालना है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम तो 1 लीटर गिवन है, डेंसिटी नहीं गिवन है, तो डेंसिटी को हमें याद रखना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होती है लीटर में, वो उसकी वाटर की क्या होती है 1 kg पर लीटर होती है। कितनी होती है 1 kg पर लीटर डेंसिटी होती है, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 1 लीटर है। लीटर से पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 kg आ जाएगा। तो ये किसका मास आ गया हमारे पास, एक्चुअल मास ऑफ वाटर। वाटर क्या यहाँ पर सोलवेंट है, और इसके एक्चुअल मास को हम किससे डिनोट करेंगे, W1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है एक्चुअल मास सोलवेंट का, और ये हमारे पास है एक्चुअल मास सोल्यूट का। ठीक है, अब हमने ये निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, वेंटो फैक्टर निकालेंगे। वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम वेंटो फैक्टर को I से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास। कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड में क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट गिवन नहीं है कैलकुलेटेड मोलर मास भी और ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी, तो ये भी हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम पहले निकालेंगे कैलकुलेटेड मोलर मास, और किसका, एसिड का। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेटेड मोलर मास निकाल लेते हैं एसिड का। कैसे निकलेगा वो,
किसका, कौन सा एसिड है यहाँ पर, एसिटिक एसिड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH फॉर्मूला होता है यहाँ पर। इसका देखो नॉर्मल जो हम मोलर मास निकालते हैं ना, ऐसे ही निकलेगा इसका कैलकुलेटेड मोलर मास। देखो यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 3 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन का दोबारा 12, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, प्लस हाइड्रोजन 1। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कैलकुलेटेड मोलर मास आ गया। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मतलब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको हम ΔTF से डिनोट करते हैं। जो ΔTF का फॉर्मूला होता है वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं, फॉर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, ΔTF का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ΔTF का, KF मल्टीप्लाई W2 डिवाइड में क्या होगा यहाँ पर, M2 मल्टीप्लाई W1 इन kg। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो ΔTF है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है कितना, 0.0205 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, M2 निकालना है। M2 ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम M2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये निकालना है हमने ऑब्जर्व्ड। और यहाँ पर KF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और ΔTF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। W2 क्या है, यहाँ पर एक्चुअल मास है एसिड का, और W1 क्या है, एक्चुअल मास है वाटर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकालेंगे, मतलब M2 निकालेंगे। यहाँ पर इसको मॉडिफाई, मतलब रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर ये जो ΔTF है डिवाइड में आ जाएगा, KF मल्टीप्लाई W2 डिवाइड में ΔTF मल्टीप्लाई W1 इन kg। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास W2 की वैल्यू भी है, यहाँ पर हमने अभी निकाली थी, और जो W1 है उसकी वैल्यू भी है यहाँ पर। ठीक है, तो और KF और ΔTF की वैल्यू तो न्यूमेरिकल में गिवन है, यहाँ पर KF की वैल्यू ये वाली गिवन है और ΔTF की ये गिवन है। तो सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास मोलर ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइड में पुट कर लेते हैं, एक साइड में M2 ऑब्जर्व्ड, KF कितना है, यहाँ पर देखो KF कितना है हमारे पास, 1.86 केल्विन kg पर मोल, मल्टीप्लाई W2 कितना है यहाँ पर, 0.636 ग्राम है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, ΔTF मल्टीप्लाई W1, ΔTF कितना है यहाँ पर, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमने केल्विन में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास ये KF की वैल्यू है इसकी यूनिट केल्विन में है, ताकि आगे जाके ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाए यूनिट, इसीलिए हम इसको केल्विन में लिखेंगे ΔTF की वैल्यू को। और आपको पता है जो ΔTF की वैल्यू सेल्सियस और केल्विन में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मैंने इसका रीज़न बताया, एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ΔTF की वैल्यू होती है वो सेल्सियस और केल्विन में सेम क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ΔTF की वैल्यू कितनी है, 0.0205 केल्विन में लिखेंगे यहाँ पर, ताकि आगे यूनिट कैंसिल हो जाए। ठीक है, W1 क्या है यहाँ पर, W1 हमने निकाल रखा है, 1 kg है। अब यहाँ पर जितनी भी यूनिट कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहाँ पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, kg से kg कैंसिल होगा। यहाँ पर कौन सी यूनिट बची, ग्राम पर मोल यूनिट बच गई। तो हमारे पास M2 ऑब्जर्व्ड कितना आएगा यहाँ पर, पहले ये ऊपर वाली कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया 1.18296 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाली को करेंगे 1 से करेंगे तो यही आएगा 0.0205। यहाँ पर ऊपर यूनिट बच गई थी कौन सी, ग्राम पर मोल। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, डिवाइड करने पर
57.7 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाला। ठीक है, और कैलकुलेटेड मोलर मास ये निकाल रखा है। तो दोनों की वैल्यू को हम आई का जो ये फॉर्मूला है, मतलब आई क्या है, वेंटो फैक्टर है, इस फॉर्मूले में हम दोनों को पुट कर देंगे तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देखो ये आई क्या है हमारे पास, वेंटो फैक्टर है, और ये 60 ग्राम पर मोल क्या था, कैलकुलेटेड मोलर मास निकाला था हमने, और ये 57.7 ग्राम पर मोल क्या निकाला, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 1.04 आ जाएगा। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारे पास वेंटो फैक्टर कितना आ गया, 1.04 आ गया। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल। देखो सेकंड पार्ट हमने क्या सॉल्व करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट सॉल्व करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको हम डिनोट करेंगे के ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमने निकालना है। अब यहाँ पर जैसे ही देखो हमारे पास सोल्यूट क्या था, एसिटिक एसिड था, जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। ठीक है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें तो क्या होगी, CH3COOH को वाटर में अगर डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में। ठीक है, अगर हम इसकी जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो C लें, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियली यहाँ पर ये क्या डिसोसिएट होगा, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन कंसंट्रेशन इज, देखो मान लो यहाँ पर जितने ये मोल्स की कंसंट्रेशन C है, इसमें से मान लो अल्फ़ा मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन C डिसोसिएट हो गए, अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो गए ऑफ कंसंट्रेशन C, मतलब अल्फ़ा C डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने डिसोसिएट हुए हैं इन आयंस की कंसंट्रेशन भी उतनी बनेगी। यहाँ पर अल्फ़ा C डिसोसिएट हुए, अल्फ़ा मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन C डिसोसिएट हुए, तो यहाँ पर अल्फ़ा मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन C होगी। ठीक है, अल्फ़ा C, H पॉजिटिव की भी अल्फ़ा C। ठीक है, अब यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन कितनी बचेगी कंसंट्रेशन, मान लो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन तो ये थी C थी, उसमें से इनिशियल में से हम क्या माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास डिसोसिएट हुए थे मोल्स उनकी कंसंट्रेशन को हम माइनस कर देंगे, अल्फ़ा हुए थे उसकी कंसंट्रेशन को हम माइनस कर देंगे, अल्फ़ा C को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बची यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता है Ka होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास ये आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड में जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको, CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड में ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हम आफ्टर डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाले की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फ़ा C है, इसकी कितनी है, अल्फ़ा C है, रिएक्टेंट की कितनी आफ्टर डिसोसिएशन कितनी बची, यहाँ पर C माइनस अल्फ़ा C। ठीक है, ये बची। तो यहाँ पर Ka किसके इक्वल आएगा, देखो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर C कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फ़ा बच गया, मतलब Ka की क्या हुई इक्वेशन, अल्फ़ा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन आई। अब देखो इस इक्वेशन में ना तो न्यूमेरिकल में हमारे पास C की वैल्यू गिवन है, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है, ना ही अल्फ़ा गिवन है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख लेते हैं यहाँ पर, फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फ़ा से। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हमें ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख लेते हैं, CH3COOH को जैसे ही वाटर में डालते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, मान लो इसके लिए हमारे पास इनिशियल मोल है 1, इनिशियल मोल हम 1 लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनिशियल मोल हम
1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियली जब ये एसिड वाटर में डाला ही है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में, 0 मोल्स बनेंगे यहाँ पर इनके, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितने होंगे यहाँ पर, आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स, मान लो 1 में से अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो गए, अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो गए 1 में से, ठीक है। अब यहाँ पर इन आयंस के मोल्स कितने बनेंगे, जितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं उतने ही मोल्स बनेंगे इन आयंस के। अल्फ़ा डिसोसिएट हुए हैं तो अल्फ़ा ही मोल्स, यहाँ पर नेगेटिव के भी अल्फ़ा और H पॉजिटिव के भी अल्फ़ा मोल्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचेंगे कितने, यहाँ पर आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स कितने बचे। अब देखो टोटल हमारे पास 1 मोल थे, टोटल मोल में से जितने डिसोसिएट हुए हैं वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास उतने बचेंगे। तो 1 में से अल्फ़ा माइनस कर दिया, अल्फ़ा ही डिसोसिएट हुए थे ना, 1 में से अल्फ़ा माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन मोल्स बच गए। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेंटो फैक्टर होता है, आई होता है, उसका फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर, total moles after dissociation, total moles of acid after dissociation, डिवाइड में क्या आएगा, टोटल मोल्स ऑफ एसिड बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पर टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन देखने हैं। देखो आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये आयंस में डिसोसिएट हुए, इनके अल्फ़ा मोल्स बने, ये तो काउंट होंगे इसमें। और आफ्टर डिसोसिएशन कितने बचे, ये भी तो बचे, 1 माइनस अल्फ़ा भी तो बच गए वहाँ पर, तो ये भी काउंट हो गए, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, इन सब को हम ऐड कर देंगे। और डिवाइड में क्या आएगा, बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन का मतलब इनिशियल मोल क्या थे, 1 थे। अब अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा आ गया, डिवाइड में 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आई क्या आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में आई की वैल्यू निकाली थी, मतलब वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकाली थी। वेंटो फैक्टर क्या होता है, आई तो होता है, तो आई की कितनी वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 1.04 निकाली थी, 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा निकालना है हमने, ठीक है। तो अल्फ़ा को एक साइड रखेंगे, यहाँ पर 1.04 माइनस 1 हो जाएगा, अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन थी ना, इसमें से अल्फ़ा तो निकाल लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली, अब सी निकालना है हमने। सी क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है मतलब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू जो न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन डाटा है। मोलैलिटी क्या होती है, वो भी तो कंसंट्रेशन ही तो होती है सॉल्यूशन की। मोलैलिटी की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मोलैलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। मोलैलिटी यहाँ पर देखो, चाहे मोलैरिटी निकालो या फिर मोलैलिटी निकालो, दोनों ही क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आप कोई सी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं मोलैलिटी निकाल लूँ, उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। जो सोलवेंट का मास है केजी में वो भी हमने निकाल रखा है फर्स्ट पार्ट में, जब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले निकाला था, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं, देखो मोल्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल मास डिवाइड में मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो मोल्स निकाल लेते हैं सोल्यूट के यहाँ पर एसिड है, तो एक्चुअल मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एसिड। एक्चुअल मास भी हमने निकाल रखा है, उसका मोलर मास भी निकाल रखा है एसिड का। तो ये देख लेते हैं कहाँ पर है ये। देखो यहाँ पर जो हमने एक्चुअल मास निकाल रखा है एसिड का वो कितना 0.636 ग्राम है, ठीक है। और जो मोलर मास है एसिड का वो कहाँ पर है, ये रहा 60 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों जो एक्चुअल मास है और मोलर मास है दोनों की वैल्यू को मोल्स वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल मास कितना था, 0.636
ग्राम था और मोलर मास कितना आया 60 ग्राम पर मोल आ गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, यहाँ पर ये डिवाइड में मोल ऊपर जाके मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मोल है ना डिवाइड में, ऊपर जाके मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर डिवाइड करने पर 0.0106 मोल आ जाएगा। तो मोल्स तो निकाल लिया हमने, ठीक है। और मास है जो सोलवेंट का इन केजी में, वो भी हमने निकाल रखा है। न्यूमेरिकल में तो गिवन नहीं है, वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर देखो एक्चुअल मास ऑफ वाटर मतलब सोलवेंट का मास इन केजी में कितना है 1 kg है। तो इसको भी हम पुट कर देंगे, देखो मोल्स को पुट कर देंगे और मास ऑफ सोलवेंट इन केजी में क्या था 1 था हमारे पास। मोलैलिटी को मैं यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या फिर हम C लिख सकते हैं क्योंकि ये कंसनट्रेशन ही है सॉल्यूशन की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए 0.0106 मोल आ गए। और जो मास है सोलवेंट का केजी में कितना है 1 है, 1 kg लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 0.0106 मोल पर केजी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने C की वैल्यू भी निकाल ली और अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन आई थी, Ka की इक्वेशन आई थी, इन दोनों की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली यहाँ पर। आप देखो वैल्यूज़ को सिंपली पुट करना है। अल्फ़ा क्या है 0.04 है, उसका स्क्वायर आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन कितनी है 0.0106 मोल पर केजी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 0.04 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0016 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0.0106 मोल पर केजी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या चल रहा है 1 माइनस 0.04 चल रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास 0.000196 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.96 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारे पास 0.00017667 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ है, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ 6 तक लिख लेते हैं, 0.000176 लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो Ka की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.000176 आई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर में भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पर 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। मतलब ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। थैंक यू।